ठीक है। तो हम बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे देख रहे थे कि वहीं से सारे जो पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में वो क्रिएट हो रहे हैं। उसी टाइम पे हम अर्थ का इवोल्यूशन देखते हैं कि हमारे अर्थ पे कैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो आपके जियोलॉजिकल स्केल रहता है कि हम उस पीरियड में अगर जाएंगे तो हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट जो आती है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ईयन जो रहता है वो बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन ईयर के बराबर रहता है ऑलमोस्ट। मैं एक रफ आपको आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे एक कुछ बिलियन ईयर्स मिलके जो है वो एक ईयन को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ऊपर, इतना पहले जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो सबसे पहला आपका ईयन जो देखा जाता है वो यहाँ पे हेडियन होता है, फिर आर्चियन होता है, फिर प्रोटेरोजोइक होता है, ठीक है। ये तीनों इयॉन्स जो होते हैं ये यहाँ पे कहलाते हैं प्री कैम्ब्रियन। आपने बहुत बड़ी टर्म सुनी होगी प्री कैम्ब्रियन, है ना। तो उसमें ये जो इयॉन्स हैं आपके, ये तीनों इयॉन्स जो हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। तो ये आपकी कब की बात करता है, ये 3500 मिलियन ईयर्स अगो की बात करता है, ठीक है। जब लाइफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर वगैरह क्रिएट ही हो रहा है, लाइफ क्रिएट ही हो रही है, अर्ली एविडेंस जो है आपका वो मिलता है, इस पीरियड की बात होती है। तो हेडियन में अगर हम चलते हैं तो हेडियन पीरियड में क्या हो रहा है, वहां पे एटमॉस्फेयर का कैसे रोल आता है। तो देखो, हेडियन ईयर जो है आपका, हेडियन ईयन जो है, अच्छा ईयन जो है, ईयन जो है फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, यहाँ पे एराज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। इनको जैसे जैसे ही यहाँ पे फेस चेंज होता जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी जो होती है, हम हमेशा एक, जैसे हिस्ट्री में कुछ यहाँ पे मेजर इवेंट होता है ना, तो हम उसको उसमें उसको यहाँ पे पीरियड्स में क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब उसको एक फेज बदलने के लिए, हम एक चेंज जताने के लिए हम उसको अलग अलग कैटेगराइज करते रहते हैं। तो ऐसी जो ईयॉन्स हैं उसको सब डिवाइड किस में करेंगे, ईरा में करेंगे। और ईरा जो है आपका किस में होगा, पीरियड्स में आपका सब डिवाइड होगा, ठीक है। और पीरियड्स भी जो है वो इपॉक्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें इपॉक नहीं दे रखा है लेकिन आगे फर्दर इपॉक में डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम अब इतने पुराने सालों की बात कर रहे हैं, अबाउट यहाँ पे 4000 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है ईरा वगैरह में, उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे हेडियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई है अर्थ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, मतलब जो सबसे प्राइम लेवल पे बन रहा है, ओरिजिनली जो यहाँ पे बन रहा है। तो इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, जो वॉल्केनो हो रहा है वो बहुत सारी गैसेस जो है उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है, काफ़ी स्मोक निकलती है, बहुत हैवी लेवल पे यहाँ पे काफ़ी हीटिंग हो रही है, स्मोक्स निकल रही हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो थे वो उस जमाने में, उस टाइम पे देखे गए थे, मतलब ऐसा माना गया कि उस टाइम बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होंगे, ठीक है। एक बिग बैंग थ्योरी हो रही है, सब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो अर्थ पे भी तो कोई कोलिजन हो रहा होगा, है ना। तो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकरा रहे हैं, तो दो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ पे वॉलेटाइल होती हैं, बर्न करती हैं आपस में। तो उसकी वजह से जो है अर्थ पे बहुत सारा ये हीट और ये सब वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्रिएट हो रही है, बहुत सारा धुआं जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि धुआं एक टाइम तक ही निकलेगा ना, जब ये पूरे एस्ट्रॉइड खत्म हो जाएंगे, ये जो मटेरियल था ये कभी खत्म खत्म भी तो होगा। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये क्रिएट होने लगेगा, कुछ यहाँ पे जो धूल होगी वो यहाँ पे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वॉलेटाइल जो है, ये जो आपका है, इसकी वजह से क्या बन रहा है, धुएं में क्या निकलता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड काफी सारी बनी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे क्या बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बनी है, कुछ इनर्ट गैसेस बनी है, और प्लस आपका वाटर वेपर बना है। वाटर वेपर क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे गर्मी होती है, नमी होती है, तो उसमें यहाँ पे वाटर वेपर बनेगा, है ना। ठीक है, फिर अब आपका वेपर बनना स्टार्ट हो गया है, अब उस वेपर की वजह से क्या होगा, वो वेपर आपका कहीं ना कहीं कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो वो पानी की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ओशियन जो है वो यहाँ पे बनने लगेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बादल बनेंगे, बारिश शुरू हो, तो ऐसा माना जाता है कि इस वाले पीरियड में काफी सारी बारिश होने लगी, ठीक है। बहुत सारी बारिश होने के बाद यहाँ पे जो ओशंस हैं वो हमारे अर्थ के यहाँ पे बनना फॉर्म हो गए। उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो हमारा अब CO2, जो हम कहते हैं कि जो ओशंस में CO2 डिजोल्व हो जाता है, तो उस टाइम भी पानी में, ओशन में, ये आपका जो CO2 है
वो डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपके जो कार्बोनेट मटेरियल्स हैं वो बहुत पहले के बने हुए हैं, अभी भी कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। ठीक है, जो शेल्स वगैरह जो होते हैं ये सब, तो ये सब बनना शुरू होंगे, है ना, ये सब डिजॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे हेडियन इयॉन में यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको एविडेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी तक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाई है। ठीक है, अलग से यहाँ पे ऑक्सीजन जो एयर है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हेडियन पीरियड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक लेवल की जो यहाँ पे इनर्ट गैसेस और जो CO2 है, ओशंस बनना शुरू हो गए हैं, पानी का यहाँ पे आपको सबूत मिल रहा है, ये सब बनना यहाँ पे शुरू हो गया है। प्लस आपने देखा कि जो बिग बैंग थ्योरी जो थी, जो जो आप उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी गैसेस, अगर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस काफ़ी सारे रिलीज हुई थी। तो अर्थ पे भी आपको हाइड्रोजन हीलियम गैसेस मिलेंगी। इनका आपको पता है कि इनका एटॉमिक नंबर काफ़ी छोटा होता है ना, मतलब 1 और 2, 1 2 शायद होता है ना इसका, हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का 2 होता है शायद। तो ये काफ़ी लाइट यस मैम। गैसेस हैं। ये क्या करेंगी, ये यहाँ पे यस मैम। एटमॉस्फेयर में नहीं रुकेंगी, ये यहाँ पे उड़ जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो बाकी जो गैसेस हैं ये नीचे रह जाएंगी, और ये यहाँ पे क्या बनाएंगी, एटमॉस्फेयर बनाएंगी। और हाइड्रोजन आपका जो है वो कोशिश करेगी कि हाँ, मतलब उड़ जाएगी वो। ठीक है, तो देखो ये हो गई यहाँ पे हेडियन इयॉन की बात, ये ऐसे करके यहाँ पे एटमॉस्फेयर बन रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्चियन इयॉन में। आर्चियन इयॉन की मतलब हम यहाँ पे आगे हैं 4000 से 2500 मिलियन ईयर्स के आसपास हम आगे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का आपको सबूत नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो अभी यहाँ पे हेडियन इयॉन में जो बन रही हैं वो यहाँ पे स्टेबलाइज होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइज होना शुरू हो गई हैं। और जैसे यहाँ पे ये इसको आपने क्या किया, बोला है यहाँ पे स्टेबल सेकेंड एटमॉस्फेयर भी बोला है, क्योंकि अब ये कंसोलिडेट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनना शुरू होगा वो यहाँ पे कब बनना शुरू होगा, तीसरा वाला जो इयॉन रहेगा आपका प्रोटेरोजोइक। ठीक है, ये यहाँ पे 2500 मिलियन ईयर से 541 मिलियन ईयर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब एक बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक आप कर सकते हो कहीं ना कहीं किसी आंसर में। तो देखो ऑक्सीजन जो है वो थर्ड आपके इयॉन में यहाँ पे क्रिएट होने लगी है। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है, ये वाला जो है, अगर जब प्रोटोरोजोइक जो आपका इयॉन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका कैम्ब्रियन प्री जो आपका कैम्ब्रियन पीरियड है, ये वाला कैम्ब्रियन पीरियड जो है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये फनेरोजोइक में आ रहा है, कैम्ब्रियन पीरियड जो है ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले का पीरियड हम जो भी बोलेंगे या इयॉन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेबी। मैम जैसे कि अभी हमने सीखा कि जो मैम मेरी वॉइस आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। विशाल बंद करना आगे तो। हाँ हम्म। मैम, ये हम कह रहे थे कि जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि हम्म। पहले लावा जो होती है वो हाँ। बाहर आती है। मैम ये हमने स्टडी किया है, पहले तो ये जान लेते हैं कि मैम जो लावा हाँ। होती है क्या हाँ। वो जलती है? हम बोलते हैं ज्वालामुखी। हाँ, ज्वालामुखी तो मैम जो होती है वो यहाँ पे मॉल्टन मटेरियल ही होता है, अर्थ का मॉल्टन मटेरियल, ये जो मेटल्स हैं और जो जितना भी यहाँ तो पे मैम पदार्थ है वो अभी सब। हमने देखा हाँ। कि उसमें हाँ। ऑक्सीजन नहीं था, उस समय हाँ। एटमॉस्फेयर ही नहीं था, तो मैम वो हाँ। जलती कैसे थी? और विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज कैसे जलेगी मैम? और क्या देखो, अच्छा लावा में मुझे एक पहले बात से बताओ, ऑक्सीजन था? आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े हैं ना, तो फ्यूजन यस मैम। रिएक्शन जो सन पे होती है वो किससे हो रही है, वो हीलियम और आपका और हाइड्रोजन से हो हाइड्रोजन। रही है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन है? वहाँ पे हमें तो नहीं पता नो। कि ऑक्सीजन है, तो आपका ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही है वही यहाँ पे उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे पूरा यूनिवर्स में हीलियम हाइड्रोजन फैला हुआ है, तो आपका कुछ ना कुछ फिसाइल मटेरियल होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब हीट और ये आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन होने से ही चीजें वो होंगी, ऑक्सीजन जब आएगी यहाँ पे तो वहां पे थोड़ा लाइफ क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मेरा पॉइंट रह गया, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है, जो आर्चियन सेकंड वाला हमने इयॉन देखा था, यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
अर्लीस्ट फेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस पीरियड में क्रिएट होने लगे हैं? आर्चियन इयॉन में यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया बनने लगा है। और आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक प्राइमरी वो होता है, फंडामेंटल होता है, मतलब वो ओशन में पाया जाता है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रोड्यूसर होता है, ये खाना बनाएगा ना अपना, फोटोसिंथेसिस करेगा। हमने अभी भी पढ़ा है कि सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है ओशन में, जो आपका धरती होती है, टेरिटरी पे प्लांट्स होते हैं, और वही प्लांट्स का फंक्शन कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है। कहाँ पे? ओशन में करता है। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, अभी हमारा जो ये यहाँ पे बारिश हो रही है तो ओशंस ही तो क्रिएट हो रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको साइनोबैक्टीरिया दिखने लगेगा। ठीक है। पानी में जो है जीवन का यहाँ पे जो बनना है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जी मैम। ओके, अब देखो हम यहाँ पे फनेरोजोइक यहाँ पे इयॉन में आ गए, और ये हमारा जो है, ये अब ये हमारा प्रेजेंट वाला इयॉन चल रहा है। जो अब हमारा इयॉन चल रहा है ना, ये हम फनेरोजोइक में बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे फनेरोजोइक की बात करते हैं, तो देखो फनेरोजोइक में आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है। ठीक है। क्वाटरनरी में भी हमारा जो अगर हम इपॉक की बात करें, इपॉक, इसमें फर्दर इपॉक में डिवाइड होते हैं, तो वो हमारा होलोसीन चल रहा है। ठीक है। इसे फिर कभी पढ़ लेंगे यहाँ पे जियोलॉजिकल साइकिल को। तो बस अगर कभी पूछ ले तो हमारा प्रेजेंट वाला जो चल रहा है वो होलोसीन चल रहा है। ठीक है। चलो, अब इसमें हम फेनेरोजोइक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इससे प्री कैम्ब्रियन में आपकी ऑक्सीजन जो है वो बन चुकी है, साइनोबैक्टीरिया बन चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आपकी ऑक्सीजन जो है ये बढ़ने लगेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना। पानी में ही ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज होती रहेंगी, और वो यहाँ पे कहाँ होगी? वो एटमॉस्फेयर में आएगी। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे पीक कर जाएगी। ठीक है। एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बनने लगेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बनने लगेगी। तो यहाँ पे बाहर जो जीवन की संभावना है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगी ऑक्सीजन के कारण। ठीक है। ओके। फिर देखो यहाँ पे पायराइट का, ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ये पायराइट का ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। सल्फर किससे रिलीज हो रही है? वॉल्केनिक इरप्शन से हो रही है। और यहाँ पे पायराइट्स जो हैं, जो आपके वो है पायराइट्स जो है आयरन सल्फाइड, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो ऐसे करके एक एक गैस जो है आपका एटमॉस्फेयर में आती जा रही है। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा पूरा ये धीरे धीरे करके फेनेरोजोइक में अब जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या रहता है, और कैसे यहाँ पे इसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो अब प्रेजेंट में है वो क्या रहेगा? हमारा नाइट्रोजन रहेगा। कितना रहेगा? 78.08% रहेगी। ठीक है। फिर ऑक्सीजन आपका कितना बन चुका है यहाँ पे? 20.95%, मतलब आपका 21% के आसपास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारा प्रेजेंट है। फिर एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जो ऑक्सीजन के बाद आपका एलिमेंट, जो आपका गैस बनी है, वो कौन सी है? आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन है। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है वो फोर्थ लार्जेस्ट आपका कॉम्पोजिशन में है, लेकिन आर्गन का आप याद रखना कि ये किससे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, 0.93 है, ऑलमोस्ट डबल है कार्बन डाइऑक्साइड। डबल नहीं है, मतलब जित देख लेना कितना है। ठीक है। ओके। देखो अब ये देखो, ये याद रखना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पोजिशन पूछता है। ठीक है। एग्जाम में कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट पहले तीन चार तो याद रख ही लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.36% है। ठीक है। यही बढ़ रहा है कॉम्पोजिशन, जो अब हम हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन की वजह से जो एक्टिविटी बढ़ रही है, ये कॉम्पोजिशन जो है ये गड़बड़ आ रहा है। आपका 0.036 जो परसेंटेज है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है। उसकी वजह से एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम ये जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, जो गैसेस, अलग अलग गैसेस का, मैम ये वेरी करते रहती है अलग अलग बुक्स में। तो जब जैसे कि आपने बताया ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो फिर यूपीएससी जो है वो किसको फॉलो करती एनसीईआरटी को है? फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी को एक बार ही देखोगे ना तो देख लेना। मैंने वैसे एनसीईआरटी में भी इतना ही दे रखा होगा। ये लोग भी जो पीएमएफ आईएएस वाले हैं ये भी एनसीईआरटी वाले ही देते हैं।
मैम तो जैसे जीसी लियोंग वगैरह में हम्म, अलग अलग वैल्यूज दिया रहता है, वो जीसी एडिशन के लियोंग का मत हिसाब से देखना, भी बदलते एनसीईआरटी में जो रहता दे है। रखा है वही फॉलो करना, एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें तो। ओके। एनसीईआरटी आप कोट कर सकते हो ना, कभी आपका आंसर गड़बड़ हो गया तो आप उसको वहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक मैम है। इसे भी अप्रोक्स लिया जा सकता है ना कि हाँ, एग्जैक्ट अप्रॉक्स ले डेटा ही लो, मतलब। पॉइंट इतना कम से कम याद रखो कि इतना तो होता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका 78% यस होता है, मैम। इसका 21% होता है, ये 0.9 होता है, इतना कम से कम याद रखना ही, ठीक है। हो सकता है कि अभी 6 महीने बाद ये फिर से भूल जाओ, तो इतना नियर अबाउट कम से कम याद रखना, ठीक है। और हाइड्रोजन देखो कि हाइड्रोजन बहुत कम है यहाँ पे, कितनी है, 0.00005, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्यूल्स अगर हम कभी पढ़ मतलब कभी करंट अफेयर्स में देखो तो उससे रिलेट करना कि ठीक है, हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी रहती है, क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल हम एटमॉस्फेयर से लेके बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब इसको हमेशा बेसिक नॉलेज से जो है लिंकअप करना, ठीक है। मीथेन देखो, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग गैस है ना, तो इसकी यहाँ पे कितनी कॉम्पोजिशन है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है मीथेन का। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपनी बेसिक नॉलेज को कंबाइन करना, जो भी यहाँ पे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, ठीक है। ओके। यस मैम। और मैम हाइड्रोजन जो है अभी इसका एक न्यूज आई थी, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका निर्माण किया जाए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही लिंकअप करके पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा और चीज़ें भी आपको ज़्यादा, दूसरों से आप ज़्यादा अलग हो पाओगे। ओके, चलो अब इसमें देखो, अब फिर आपका ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये आपका कॉम्पोजिशन है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें एक बार ये पॉइंट्स भी एक बारी देख ही लेते हैं कि देखो, परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं रिमेन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू द टोटल टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसके, ये जो इनका जो कॉम्पोजिशन है ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। तो कोई अगर बोले कि यहाँ पे क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है। फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हेवियर गैसेस इसमें से कौन सी है, एक तो नाइट्रोजन है और एक यहाँ पे कौन सी है, ऑक्सीजन। ये यहाँ पे कहाँ पे रहेंगी, ये हैवी होने के कारण ये कहाँ रहेंगी, बॉटम पे रहेंगी, ठीक है। और फिर आपका proportion of gas changes in higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost negligible quantity at height of 120 किलोमीटर। देखो, हम ऊपर पहाड़ी पे जब हम जाते हैं तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन, हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तो वो इस वजह से भी होती है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ऊपर कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हैवी थोड़ी सी गैस है, वो इट टेंड्स टू सेटल डाउन नीचे, तो नीचे जो है ऑक्सीजन आपकी सेटल होती है, ऊपर जो है थोड़ी आपकी कम हो जाती है। तो ये भी कारण है उसका कि ऊपर आप ऑक्सीजन जो है जाते जैसे जाते हैं वैसे कम हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर आर फॉर्म फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ तक मिल रही है, ये 90 किलोमीटर तक मिल रही है। ऑक्सीजन थोड़ा यहाँ पे 120 किलोमीटर तक मिल रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 90 किलोमीटर के आसपास मिल रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जो है, अभी जो बेबी कह रही थी कि आपका कंबशन जो है वो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होता है, नॉर्मल वाला जो कंबशन होता है, ठीक है। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस और बाकी सब की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वाला जो है उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, प्लस आपको लाइफ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो हमें इसके लिए क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ये देखो रिलेटिवली यहाँ पे इनर्ट गैस रहती है, ठीक है। तो ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन इसी का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपका इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, मतलब ये देखो मिलके यहाँ पे नॉक्स बनाते हैं, ठीक है, कई सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्सीडाइज करती है ये गैस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ठीक है, हर चीज़ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब होती है, चाहे कोई भी हो, नेचर का हमेशा एक बैलेंस होता है, जो इंसान जो है वो बिगाड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो हीट क्रिएट कर रही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है उसको सपोर्ट कर रही है, उसी से तो सब कुछ चल रहा है, फोटोसिंथेसिस से आपका पूरा खाना और वो सब आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये सब चल रहा है, पूरी रिएक्शंस चल रही हैं। फिर यहाँ पे क्या है, बीइंग एन एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी
इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हीट एनर्जी बजट। ठीक है, आपका हीट जो है धरती पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है। ओके। मैम हम्म मैम अभी आपने बताया कि जो वाटर वो होते हैं, वेपर्स होते हैं, वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें मिलते हैं। हम्म। तो हम पढ़ते हैं कि जो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं, जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से देखते हैं कि 18 किलोमीटर तक ही। हाँ, तो हम वो पढ़ेंगे ना ट्रोपोस्फेयर वाला, जो जो आपकी सारी एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर लेवल तक आती है। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक जाती है? मैम 18 किलोमीटर तक। और पोल्स पे अलग होता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आगे देखते हैं उसको। मैम 18 किलोमीटर हर मैम जगह नहीं होता। उसमें अप टू लिखा हुआ है मैम, मतलब कि वो 9 किलोमीटर तक जाएगी, मतलब जो वाटर वेपर है वो हमें वहां तक हाँ, मिलेंगी। मिलेंगी। फाउंड मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, दे आर फाउंड। अप टू से ऊपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर खत्म होता जा ओके रहा है मैम। आपका। ओके मैम। हम्म। ठीक है, ओजोन आपका, ओजोन की बात करते हैं तो देखो ओजोन क्या है। ओजोन आपका ऑक्सीजन के ही तीन तीन यहाँ पे कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे जोड़ के O3 जो है वो आपका ओजोन है। कितना प्रोपोर्शन में है? ये देखो इतनी प्रोपोर्शन में है। और यही कॉम्पोजिशन किसका है? ये H2 का भी कॉम्पोजिशन है। अगर हमने ऊपर देखा था ओजोन जो है वो H2 के एच मतलब उससे कम ही है, मतलब इट इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन वाला कॉम्पोजिशन है उससे थोड़ा कम जो है ओजोन है आपका एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अच्छा, अब ओजोन का यहाँ पे काम क्या होता है? तो पहली बात तो यहाँ पे ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये क्या काम करती है? ये यहाँ पे यूवी लाइट को है उसको ट्रैप कर लेती है, रिएक्शन करती है। ठीक है, और उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से यूवी लाइट जो है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर तक आपके टेरिटरी लेवल पे यूवी लाइट जो है वो आ नहीं पाती है। ठीक है, इसी इसी कारण हम बोलते हैं कि ये ब्लॉक करती है, क्योंकि वो यहाँ पे इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है रिएक्ट करके। ठीक है। अच्छा, अब वाटर वेपर का यहाँ पे क्या काम रहता है? देखो वाटर वेपर जो है वो आपका कितना है यहाँ पे, इतना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। 0.02% से लेके 4% तक। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले लैटिट्यूड पे हो। अगर यहाँ आप इक्वेटर वाले लैटिट्यूड पे तो हो सकता है वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट हो, लेकिन वाटर वेपर कंडेंस भी तो होगा, किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो वेपर जो है यहाँ पे अगर पोल्स की बात करें तो हो सकता है उतना वेपर नहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो लेवल है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हर जगह जो है वो उसके लोकल कंडीशंस के हिसाब से ये वेपर वेरी कर सकती है। ठीक है। ओके, चलो अब इसका ये देखते हैं कि ये लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंसुलेटिंग एक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये भी जो है कहीं ना कहीं वेपर आपका क्या ट्रैप कर रहा है? हीट ट्रैप कर रहा है। इंसुलेशन वाला जो एक्शन है, जो हीट ट्रैपिंग वाला एक्शन है, मतलब यहाँ पे सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाला जो है वो कौन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहा है? वो यहाँ पे वाटर वेपर भी कर रही है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स ओनली द लॉन्ग वेव terrestrial radiation, infrared or the heat emitted by the earth, but also a part of the incoming short wave solar radiation। देखो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है कि जैसे यहाँ पे ये आपका सन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है ये आपका। ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो यहाँ पे जो आपकी सोलर एनर्जी आ रही है ये किस फॉर्म में आ रही है? यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो आपकी इंफ्रारेड, ये जो आपका रेज हैं, ठीक है, जो आपकी रेडिएशंस हैं, ये शॉर्ट वेव वाली आ रही है। लेकिन अब ये क्या होंगी, यहाँ पे ये जो सरफेस है ये हीटअप हो जाता है। ये यहाँ पे हीटअप हो जाता है, तो ये जब एमिट करता है, ये जो आया है वो वापस जाएगा भी तो ना। हर चीज बैलेंस होती है। तो ये जब एमिट करती है तो ये लॉन्ग वेव वाले रेडिएशंस जो हैं उनको एमिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती हैं या फिर जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके वाटर वेपर हैं, ये किसको कैप्चर कर रहे हैं? ये यहाँ पे लॉन्ग रेडिएशन वाले को भी कैप्चर कर रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्ट रेडिएशन वाली सोलर एनर्जी जो आ रही है उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कई बारी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे इनके स्पेक्ट्रम से।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेज रहती हैं वो कौन सी रेज होंगी, गामा रेज रहेंगी। ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो रेज रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, रेडियो वेव्स रहेंगी। ठीक है। और यहाँ पे स्पेक्ट्रम कैसे मूव कर रहा है, ये वाला जो है आपका, ये विजिबल वाले में होता है, सॉरी, ये विजिबल वाले में होता है। यहाँ पे देखो ये ब्लू वाली रेज रहेंगी, तो ब्लू वाली रेज का जो आपका वेवलेंथ रहेगा क्या रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। और जो आपका रेड वाली में है उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम हल्का सा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं, जो सॉरी इसका वेवलेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो वेव की जो लेंथ है, ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं ना, ये वेवलेंथ जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, इसमें ज़्यादा एनर्जी है। गामा रेस की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ तक एनर्जी कम होती जा रही है। वेवलेंथ जैसे बढ़ेगा वैसे एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा समझ आ गया कि कहाँ पे वेवलेंथ इसकी बढ़ रही है, कहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा हो रही है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसी के यस हिसाब मैम। से रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे ये कम होती जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी वैसे भी क्या होगी, माइग्रेशन की जो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी ना, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि ठीक है इसकी अगर इंफ्रारेड की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी अल्ट्रा वायलेट से, तो आप क्या कहोगे कि इसकी जो इंफ्रारेड की कम रहेगी। फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम में कहाँ आ रही है, वो इस साइड आ रही है, इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। रेड वाली की वेवलेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी स्पेक्ट्रम में। ओके। और गामा रेस जो है उसकी सबसे वेवलेंथ कम होगी प्लस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जेटिक ये होंगे इनके रेस। ओके, खतरनाक होंगी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं गामा रेस। मैम कहने का मतलब जितनी वेवलेंथ जो है वो कम है हाँ हाँ उतनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, और जितनी वेवलेंथ ज्यादा है उतनी फ्रिक्वेंसी कम है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना, ये यहाँ पे ये जो है बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो एनर्जी देखो कि मतलब ये पूरा यहाँ पे ये जो है खतरनाक जैसी रहेंगी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे ये थोड़ी ज़्यादा आपकी हार्मफुल रहेंगी, आपकी ह्यूमंस के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है। चलो, अच्छा, हमने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की एक बारी बात करी थी। लेटेंट हीट क्या होती है, किसी को याद है? लेटेंट हीट भूल गए? लेटेंट हीट वो होती है जिसकी ज़रूरत होती है आपको जो मैटर होता है उसका फेस चेंज करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से सॉलिड जाना है, तो आप वहाँ पे लेटेंट हीट जो है वो आप यहाँ पे अब्जॉर्ब करते हो और आप उसको रिलीज करते हो। ठीक है। तो लेटेंट हीट वो होती है जो फेस चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है। मिनिमम एनर्जी जिससे फेस जो है आपका चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। ओके ओके, ठीक है। अब इसमें देखो आपके एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस के अलावा और आपने सुना होगा कि एरोसॉल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलर मैटर होता है 2.5-10 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो वो सब जो है आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं जो सोलर एनर्जी होती है, स्कैटर करते हैं रेडिएशन को। ठीक है। तो इनका ये काम रहता है। और प्लस यहाँ पे अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो आपका स्कैटरिंग होती है या डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेयर में वो किस कारण से होता है। तो उसका कारण क्या होता है, जो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो डस्ट वगैरह आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो आपको जो क्या कहते हैं उसको, जो कलरफुल आपको कभी कभी ऑरेंज दिखता है स्काई, है ना, वो आपने पढ़ा है ना कि डिस्पर्जन जो होता है, स्कैटरिंग जो होती है, वो किस कारण हो रही है स्कैटरिंग, वाटर वेपर के कारण नहीं हो रही है, वो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उससे यहाँ पे टकरा के यहाँ पे जो ये
स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, और रेड कलर दिख रहा है आपको सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे। ठीक है, तो याद रखना कि इसका जो मेन रीजन है क्या है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट वो। ओके। ओके मैम, ये जैसा कि हम वो देखते हैं ना, जब बारिश का हाँ, मौसम, बारिश के समय उस टाइम पे ना, सतरंगी उस पेंट टाइम होता है। जो होता है वो वाटर वेपर करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपको सनसेट के और सनराइज के टाइम में जो ऑरेंज वाला जो माहौल दिखता है ना, वो किस वजह से होता है? हर समय तो वाटर वेपर नहीं होता है ना, मतलब जो मेन कारण उसका होता है वो होता है सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी एरोसॉल्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। ओके मैम। ओके, ठीक है। और ब्लू कलर भी जो है, एक ब्लू कलर भी जो है आपका, ये भी किस वजह से आपको दिख रहा है यहाँ पे? स्कैटरिंग बाय द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो ब्लू कलर आपको आसमान का दिखता है। फिर ये आपका क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? देखो, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक आपको टर्म यहाँ पे सुनने को मिलेगा, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये मॉइस्चर जो है उसको कितना अब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो कभी आपसे किसी क्वेश्चन पूछेगा कि हाइग्रोस्कोपिक है, तो हाइग्रोस्कोपिक से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसका मतलब होता है कि कितना ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके अंदर क्षमता है कि वो नमी को अब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर। तो ये डस्ट जो होते हैं ये यहाँ हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर होता है इनका। ठीक है, तभी यहाँ पे ये जो डस्ट पार्टिकल्स पे है, ये यहाँ पे बादल बनना शुरू होते हैं ना। कंडेंसेशन कहाँ पे शुरू होता है? इसी पे, इन पार्टिकल्स पे ही शुरू होता है। सरफेस चाहिए होता है ना कंडेंस करने के लिए। तो ये क्या एक्ट करते हैं? बारिश किन वजह से होती है यहाँ पे? ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन पे यहाँ पे जो आपका मॉइस्चर जो होता है वो इसके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, फिर ये एक्यूमुलेट हो के बादल बनने लगते हैं, कंडेंसेशन शुरू होता है। लेकिन उसको एक सरफेस जरूर चाहिए होता है, कंडेंसेशन को हमेशा एक सरफेस चाहिए होता है। आप पानी देखते हो ना, ठंडा पानी आप पीते हो, तो बाहर आपने देखा है कि वो ऐसा एक जो आपका ग्लास है, ग्लास के सरफेस पे से वो बन जाता है ठंडे का वो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो वो क्या है, यस मैम। कंडेंसेशन शुरू हो गया है, तो एक सरफेस चाहिए होता है। ऐसे ही ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा है, 2015 का एक क्वेश्चन है। हाउ फार डू यू एग्री दैट द बिहेवियर ऑफ द इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप? ठीक है, इसमें डिस्कस करना है वही 250 वर्ड्स का, इसमें जो है वो आपको लिखना है। इसमें देखो, इसमें अब आपकी डायनेमिक नॉलेज जो भी होगी, आप न्यूज़पेपर में जो पढ़ रहे हो, ठीक है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आप पढ़ोगे, अब जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, अब देखो आपने देखा अक्टूबर में रेन्स हो रही हैं, कितनी हैवी रेन्स हो रही हैं, उन सब चीज़ों को हमेशा मेंशन करना। हमेशा जो अपना आंसर है उसको क्या मतलब दूसरों से अलग बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो एकदम एक्टिवली जो न्यूज़ है उसको पढ़ना और उसको याद भी रखना, और मेंस के क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के देखते चलना। उससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि ठीक है, इस एस्पेक्ट में आपको सोचना है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा तो आप अभी जो फिनोमेना चल रहा है उसको आप रिलेट कर पाओगे ना, कि उसको हमें यस कैसे, मैम। उसमें से कैसे कंटेंट लेना है आपको। ओके, फिर इसमें थोड़ा सा हम अपना बेसिक नॉलेज ऐड करेंगे। हमने जो एल नीनो, ला लीना वगैरह जो ये सब पढ़ा था, ठीक है, ये सब आप ऐड करोगे। फिर ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो फिनोमेना सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब आप ऐड करोगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है हमारे, अगर उसमें आपको ऐड करना होगा कि ठीक है, पॉइंट हमारा जो एटमॉस्फेयर के लिए यहाँ पे जो सबसे सही प्रोपोजिशन जो है वो इतना है। अब इसको यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से आप ये जो कॉम्पोजिशन है गैसेस का, ये गड़बड़ आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसको। इतना समझ आ गया आप लोग को? मैम, एक बार में तो नहीं आया, पर यह है कि कुछ हद तक समझ गए हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, क्या नहीं समझ आया इसमें? नहीं मैम, ये तो जो अभी पढ़ाया वो तो समझ आया, हम्म 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 वेव्स वगैरह के बारे में। हम्म हम्म हम्म। दूसरा मैम, जब वो पढ़ रहे थे, क्या नाम उसका, अम, क्या कहते हैं उसे, इयोन और एरा वगैरह मैम, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा, थोड़ा हाँ सा। नहीं, उसमें देखो टर्म्स हैं, थोड़ी हैवी हैवी टर्म्स हैं, और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, पहली बार में याद नहीं रहती हैं। बस इसको याद भी नहीं करना है, बस ऐसे प्री कैम्ब्रियन से ही ये डिनोट कर देते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन में याद रखना कि भाई एटमॉस्फेयर जो है वो फॉर्म हो रहा है और साइनो बैक्टीरिया आ गया है सीन में। ठीक है, लाइफ जो है वो यहाँ पे
सबसे पहली जो है वो प्री कैम्ब्रियन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो अब इसमें एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबने यहाँ पे स्कूल में पढ़ा है कि भाई आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर वगैरह होता है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या रहता है, थोड़ा सा बस ऐसे वेगली देखते हैं और फिर इसको कल देखेंगे डिटेल में, ठीक है, या देख लेते हैं, जितना होता है उतना करते हैं। चलो अब देखो आपका एटमॉस्फेयर जो हमने देखा था वो कहाँ तक हमने जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे कब कहाँ तक रह रहा था, वो हमारा 90 120 किलोमीटर तक। किलोमीटर के आसपास रह रहा था। तो देखो ये जो आपका ये फिनोमेना है, ये मतलब जो आपका ये गैसेस जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 90 किलोमीटर तक ही यहाँ पे जा रहा है जो भी आपके प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं अब इस कॉम्पोजिशन में क्या क्या आपका बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो देखो इसकी ऑल्टीट्यूड यहाँ पे कितनी रहती है, यहाँ पे 8 किलोमीटर कहाँ पे रह रही है, पोल्स पे रहती है, और 18 किलोमीटर यहाँ पे कहाँ पे रह रही है, इक्वेटर पे। कोई गेस करो यहाँ पे पोल्स पे यहाँ पे क्यों यहाँ पे कम है ट्रोपोस्फेयर की जो यहाँ पे हाइट है। मैम क्योंकि ये जो पॉल्स हैं ये काफी ठंडे हैं यहाँ पर, हाँ इसलिए काफी हाँ ऊंचाई तो तक नहीं जा पाते गैसेस वगैरह। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो चीजें सेटल होंगी ना, यहाँ पे जो भी आपका एटमॉस्फेयर में रहेगा वो थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। तो ठंडे यस मैम। एरियाज में जो रहेगा वो ट्रोपोस्फेयर पे भी असर पड़ेगा। आपका जो ट्रोपोस्फेयर रहेगा वो कितना रहेगा, 8 किलोमीटर रहेगा कहाँ पे, पोल्स में, और 18 किलोमीटर ये कहाँ रहेगा, इक्वेटर पे, ठीक है। और थिकनेस इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ द हीटेड एयर। तो आपकी एयर क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता है ज़्यादा राइज करेगी, गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा राइज करेगी, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये भी यहाँ पे राइज कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर किससे एंड करेगा, ये जो लाइन रहेगी कि जब यहाँ आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो आपका एंड कर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज, मतलब पॉज लग गया आपका ट्रोपो पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका होता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पे कम होता जाता है, ठंडा मौसम होता जाता है, ठीक है। किस रेट से होते हैं यहाँ पे, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पे, 6.5 डिग्री जो है तापमान गिर रहा है हर किलोमीटर पर। जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री जो तापमान रहेगा वो गिर जाएगा, ठीक है, ठंडा होता यस मैम, जाएगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है हाँ हाँ तापमान वो हाँ, कम हो सेम जाएगा। सेम ये यहाँ पे किलोमीटर के तो उसमें दे रखा है। इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है आपका लैप्स हो रहा है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और देखो यहाँ पे 0.4 जो 0.45 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना रहेगा, पोल्स पे रहेगा, और पॉइंट -80 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा इक्वेटर पे रहेगा। क्यों यहाँ पे ये यहाँ पे ज़्यादा कम क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ट्रोपोपॉज जो आपका है वो ऊपर की साइड है, कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो ये ज़्यादा ठंडा हो पाएगा, इसको ज़्यादा समय मिलेगा ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो इनके टेम्परेचर्स भी जो हैं वो इनके हाइट के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस नहीं है पोल पे और इक्वेटर पे। यहाँ पे दोनों के जो टेम्परेचर हैं ट्रोपोपॉज पे अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय द टेम्परेचर इन्वर्जन, टर्ब्यूलेंस एंड एडीज। एडीज मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा एडीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर ठंडी लेयर आ जाती है गर्म लेयर के ऊपर तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। यूजुअली क्या रहता है, ठंडी जो लेयर रहती है वो नीचे रहती है ना, यस नीचे मैम। सेटल डाउन करती है, और गर्म एयर जो है वो ऊपर राइज करती है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का इन्वर्जन हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो अभी यूजुअली क्या हो रहा है कि ऊपर जाते हुए जो आपका एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो ये फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में क्या हम कह रहे हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया है, ठीक है। ओके, और यस टर्ब्यूलेंस मैम। रहेगी। टर्ब्यूलेंस क्यों रहेगी, टर्ब्यूलेंस इसीलिए रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं आपके
वो ट्रोपोस्फेयर में आपको मिल रहे हैं। तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो टर्बुलेंस जो पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जितने भी गैसेस हैं वो आपकी ट्रोपोस्फेयर वाले लेवल पे सबसे ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहेंगी। तो इस लेयर में आपको मिलेगी टर्बुलेंस, ठीक है। एडीज का आप गूगल कर लेना क्या होता है, ये मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेट्रोलॉजिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट जोन होता है इन द एंटायर एटमॉस्फेयर, जहाँ पे सारे वेदर फिनोमेनास बनते हैं। यहाँ पे साइक्लोन्स बन रहे हैं, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, हेलस्टॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल बनते हैं, ठीक है। बादल किस लेयर में बनते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम अब ट्रोपोस्फेयर समझ आ गए सबको। यस मैम। ठीक है, देखो क्लाउड्स जो हमने पढ़े थे यहाँ पे, क्यूमुलोनिम्बस और ये सब, जो आपकी सिरस हैं, स्ट्रैटो क्यूमुलस हैं, ठीक है। और ये सारे जो क्लाउड्स हैं वो किस लेवल तक बनेंगे, ये यहाँ पे आपके ट्रोपोस्फेयर तक बनेंगे, 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर इसके पास तक ही कर पाएंगे ये, ठीक है। चलो अब स्ट्रैटोस्फेयर पे देखते हैं, स्ट्रैटोस्फेयर में क्या कहानी रहती है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारा शुरू हो जाता है स्ट्रैटोस्फेयर, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहाँ रहेगा, ये 18 से लेके यहाँ पे 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, द टेम्परेचर इन दिस लेयर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट देन राइजेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा जो टेम्परेचर इन्वर्जन जो हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था, अब ये बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जैसे ही जाएंगे थोड़े टाइम तक यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, समय थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने पे ये क्या होगा, यहाँ पे हीटअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे कि यहाँ पे आपको एक फिनोमिना, आपको यहाँ पे एक चीज चेंज मिलेगी, क्या, जो ओजोन हमने देखा था, O3 जो था वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे देखा था कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आ रही हैं, उसको यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी वजह से हीट जनरेट होने लगेगी, ठीक है। तो कूलिंग इफेक्ट जो हम ट्रोपोस्फेयर में देख रहे थे वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ी देर स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर वो जो आपके जो आपका रिएक्शन है वो हीट रिलीज करने की वजह से ये जो आपका टेम्परेचर है ये बढ़ने लगेगा, गर्मी यहाँ पे बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे पूरा पलट क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, वो रिएक्ट कर रही है और यूवी रेस से, और ये पूरा रिएक्शन जो है गर्मी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और सबसे यस। सबसे अमेजिंग जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट फैक्ट होगा कि यहीं पे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बादल जो है वो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। ये तो स्कूल में ही पढ़ा है कि एरोप्लेन जो है यहाँ पे, हाँ, आपके इसमें होंगे। कभी कभी यहाँ पे कौन से क्लाउड्स आपको मिल जाएंगे, सिरस क्लाउड्स मिल जाएंगे। सिरस क्लाउड्स कौन से होते हैं, जो एकदम ऐसे ऐसे फेदरी होते हैं, जो बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। और मतलब सब ये बारिश वगैरह कर चुके हैं, मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, तो ये मोह माया से ऊपर उठ के कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। तो एकदम ऐसे जो लेयर्स वाले होते हैं सिरस, सबसे ऊपर आपने देखा होगा कि कभी नोटिस करोगे ऐसे लाइंस लाइंस दिख जाती हैं यस मैम, बादलों क्लियर की। स्काई। हाँ, क्लियर स्काई जब होता है तो वो बहुत ऊपर होते हैं, कभी कभी स्ट्रेटोस्फेयर में भी घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। तो एकदम एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि बादल नहीं मिल रहे, कुछ लेवल तक आप मान लो 20 22 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको सिरस हो सकता है मिल जाए, ठीक है। ये कह सकते हैं कि मौसम वाली जो भी घटनाएं होती हैं वो यहाँ नहीं होती हैं। हाँ, मौसम वाले यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब मौसम वाली यहाँ पे मेजरली नहीं होंगी, वो सब यहाँ पे फिनोमिना कहाँ रहेगा, ट्रोपोस्फेयर का। अब देखो यहाँ पे ओजोनोस्फेयर जो है उसको यहाँ पे माना है, यहाँ पे जो ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके स्टार्टिंग लेवल पे प्रेजेंट है। देखो अगर हम देखें ये तो 50 किलोमीटर तक जा रही है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे 30 किलोमीटर के आसपास, ये 18 से 30 किलोमीटर के आसपास जहाँ ये ओजोन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ऊपर एकदम नहीं है, जैसे ही खत्म हो रहा है ट्रोपोपॉज हो रहा है उसके ऊपर ही यहाँ पे आपको ओजोन मिल जाएगा, उसको इन्होंने अलग से ऐसे बोल दिया है कि ओजोनोस्फेयर है, ठीक है। तो मैम हम इसको देखते हैं, कहीं कहीं पढ़ने में मिलता है कि कोई 15 से 35 किलोमीटर तो उसकी मोटाई होती है। हम्म मीन्स जो इसकी
हाँ डेंसिटी होती है वो 15 से 35 किलोमीटर तक होती है। हाँ हाँ हाँ, सही बात। और देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे आप देखो, ऊपर हमने देखा था पॉजिटिव लैप्स रेट, यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट की मतलब यहाँ पे उल्टा देखना, उल्टा याद रखना कि नेगेटिव लैप्स रेट में आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और आपका पॉजिटिव वाले में जो टेम्परेचर है वो घटता है। ठीक है, तो लैप्स रेट इसका क्या है कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है हर 1 किलोमीटर पे ओजोनोस्फेयर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओजोनोस्फेयर को ही हम क्या कह रहे हैं, कीमोस्फेयर कह रहे हैं। कीमोस्फेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं ओजोन की। तो कीमोस्फेयर, आप अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कीमोस्फेयर क्या है, तो इसमें टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। टर्म ही बहुत कुछ बता रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, ओजोन ओजोन की वजह से होती है, ओजोन स्फेयर में होती है, और वो भी यहाँ पे वाइडली कहाँ हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है। ठीक है, दोनों एक ही बराबर है, ओजोन और कीमोस्फेयर। मैम हाँ जी बेबी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं बेबी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। या तो टाइप कर दो, मैं अभी देख लूंगी। ठीक है, इसको इसको हम मैम रिपीट कर। आकांक्षा बोलने का प्रयास कर रही है मैम। अच्छा, ठीक है, कौन बोल रहे हैं? आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा, कुछ कह रहे हो? मैम हाँ आकांक्षा, आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लोग को आ रही है या मुझे ही नहीं आ रही है? नो मैम, उसकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ अच्छा, रिफ्रेश करो आकांक्षा, फिर पूछो, टाइप कर दो यहाँ पे, रोशनी सही कह रही है। और ऋतु ने बता दिया एडीज क्या है। ठीक है, एडीज इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, विंड, डस्ट, ऐसे गोल गोल जो घूमते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ओजोन का क्या सीन रहता है, ओजोन कैसे यहाँ पे हो रहा है, रिएक्शंस जो रहती है। देखो अल्ट्रावायलेट रेज जो यहाँ पे पड़ती हैं, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को, O2 को यहाँ पे नेसेंट, उसमें नेसेंट मतलब इसको खाली वेला ऑक्सीजन जो है उसके अंदर यहाँ पे इसको डिवाइड कर देती है। तो ये जब वेला रहता है तो ये ज़्यादा मतलब प्रोबेबल रहता है कि ये कहीं जाके रिएक्ट करे। ठीक है, या कंपाउंड बनाए कहीं जाके। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ओजोन का काम क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को स्प्लिट कर रही है, किसमें, इंडिविजुअल ऑक्सीजन में, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि एटॉमिक ऑक्सीजन देन कंबाइंस विद अनब्रोकन O2 टू क्रिएट ओजोन। इस तरीके से जो ऑक्सीजन, जो आपका O3 है वो बन रहा है। ठीक है, ये जो आपका खाली वाला O है ना, ये जाके कहीं O2 से रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या बना रहा है, जो आपका ओजोन है वो ये बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका हम ओजोन होल वगैरह की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, ये जो आपकी रिएक्शन है उसमें गड़बड़ी कर देता है। ये आपकी जो ओजोन बन रही होती है, इसी फिनोमेना में जो है ओजोन जो है यूज कर रहा है, किसको यूज कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज को यूज कर रहा है। इसकी एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो गई, है ना। ये समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, अपने उसमें अंदर फंसा लेते हैं। कैसे फंसाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने देखा था ऊपर प्रेजेंट रहती है 120 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो यहाँ पे यूवी रेज आने पर ब्रेक डाउन हो रही है, ओ में ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब ये ओ ब्रेक होके यहाँ पे जो O2 है इसके साथ एक ये रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ दूसरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा वो रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस में ये जो यूवी रे है ये पूरी बिजी हो गई है, और ये यहाँ पे नीचे ट्रोपोस्फेयर में आ नहीं पाएगी, अपनी रास्ते से भटक गई है ये। ठीक है, तो ये जो है इसमें इस तरीके से ये लोग एब्जॉर्ब करता है जो ओजोन रहता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन जब गड़बड़ हो जाती है और ओजोन आपका बन नहीं पाता है, तो उस जगह पे क्या बन जाता है, ओजोन होल बन जाता है। ठीक है, ओजोन होल सुना है ना आपने? यस मैम। तो यही यस रिएक्शन यस जो है, मैम। हाँ ये रिएक्शन जो है ना ये गड़बड़ आ जाती है। वो किस वजह से गड़बड़ आती है, यहाँ पे जो क्लोरीन एटम्स जो रहते हैं, ब्रोमीन रेडिकल्स जो रहते हैं, ये जाके ओजोन से रिएक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ओजोन से जब रिएक्ट कर लेते हैं तो वहां पे उस केस में O2 बनने लगता है। ये जो आपका O3 है ये ब्रेक हो जाता है, इसको भी तो कोई ब्रेक कर सकता है, तो ये जो है ये आ गए इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ये किस लिए रिलीज होते हैं, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज होते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में जाके यहाँ पे ये बैठ जाते हैं, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन बना है, फिर ये ब्रेक हो जाता है तो यस आपका मैम, ओजोन आपका इफेक्ट हो स्पेशली रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन जो O3 है, ठीक है, O3 जो है आपका अब ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका ओजोन होल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है और ये सब आपका जो है ये ट्रोपोस्फेयर में एंटर करने लगेंगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी इसकी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, इसको यहाँ पे ये कैटलाइज कर देगा। ठीक है, चलो अब मीजोस्फेयर कल देखे हैं इसमें। ओके मैम। ठीक है, इतना समझ आया, कोई डाउट ओके। पूछने का पूछ लो। नहीं मैम अभी तो नहीं है, कल देख लेंगे। वो जो हमने देखा हाउ कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट